नमस्कार। आज हम अमोल उजागरे के सेशन नोट्स के आधार पर जावा कलेक्शंस पर गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर सेट और मैप पर, और फिर सेलेनियम ऑटोमेशन का भी जिक्र करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि हम सेट और मैप की जो मुख्य बातें हैं, उन्हें समझें और साथ ही वेब एप्लीकेशन ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम की दुनिया में कह सकते हैं पहला कदम रखें। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, जावा कोर्स अब पूरा हो जाए तो रिवीजन के लिए अगले सोमवार को एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है। जी, वो टेस्ट सिर्फ तैयारी के लिए है, नंबरों की चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो शुरू करें। मेरे पास एक सवाल है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, उसमें हर अक्षर, हर कैरेक्टर कितनी बार आया है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? बढ़िया सवाल है। और इसका जवाब, जैसा आपने इशारा किया, जावा मैप में छिपा है। उस पे आएंगे, पर पहले सेट की बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो सेट क्या खास है इसमें? देखिए, सेट की सबसे बड़ी पहचान है यूनिकनेस। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी सदस्य डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हर चीज सिर्फ एक बार। अच्छा, यानी नो डुप्लीकेट्स। और ऑर्डर का क्या? क्या इसमें चीजें किसी क्रम में रहती हैं? वो निर्भर करता है। जो सबसे कॉमन है, हैश सेट, उसमें आमतौर पर कोई क्रम नहीं होता। वो हैशिंग इस्तेमाल करता है। हैशिंग मतलब तेजी के लिए? बिल्कुल। हैशिंग की वजह से एलिमेंट्स को ढूंढना या डालना बहुत तेज हो जाता है, ओ वन टाइम में, औसतन। पर अगर हमें क्रम चाहिए ही हो तो, जैसे जिस ऑर्डर में डाला उसी में रहे? हाँ, उसका भी इंतजाम है। उसके लिए लिंक्ड हैश सेट है। वो इंसर्शन ऑर्डर, यानी जिस क्रम में आपने सदस्य डाले हैं, उसे बनाए रखता है। अच्छा, और एक ट्री सेट भी होता है शायद? जी हाँ, ट्री सेट। ये एलिमेंट्स को हमेशा सॉर्टेड रखता है, उनके नेचुरल ऑर्डर में या फिर जैसे हम चाहें, एक कंपैरेटर देकर। बेशक इसमें एलिमेंट्स डालने या खोजने में हैश सेट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ओ ऑफ लॉग एन के करीब, और एलिमेंट्स की तुलना होनी जरूरी है। समझ गई। तो जैसी जरूरत वैसा सेट चुनना होगा, स्पीड, इंसर्शन ऑर्डर या सॉर्टेड ऑर्डर। एकदम सही। अब आते हैं मैप पर। हाँ, मैप। ये कलेक्शन इंटरफेस का हिस्सा नहीं है ना, पर है उसी परिवार का। हाँ, कह सकते हैं। ये सीधे कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करता, पर कलेक्शंस फ्रेमवर्क का ही हिस्सा है। इसमें डेटा जो है वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है, कुंजी मान जोड़े। कुंजी मान? हाँ, अच्छा, और इसमें क्या यूनिक होता है, कुंजी या मान? कुंजी की हमेशा यूनिक होती है। अगर आप उसी कुंजी के साथ दोबारा कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नई आ जाएगी। पर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। एक ही मान कई अलग-अलग कुंजियों के साथ जुड़ा हो सकता है। और इसमें भी हैश सेट जैसा कुछ है। मतलब ऑर्डर का क्या सीन है? हाँ, हैश मैप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी हैशिंग पर आधारित है तो बहुत तेज है, पर कुंजियों का कोई तय क्रम नहीं होता। इसमें एक नल कुंजी हो सकती है और कई नल मान भी हो सकते हैं। और अगर मैप में भी ऑर्डर चाहिए हो, जैसे सेट में लिंक्ड हैश सेट था। बिल्कुल, मैप में भी लिंक्ड हैश मैप है। ये कुंजियों का इंसर्शन ऑर्डर बनाए रखता है। और सॉर्टिंग के लिए, जैसे ट्री सेट था। उसके लिए ट्री मैप है। ये कुंजियों को उनके नेचुरल ऑर्डर या दिए गए कंपैरेटर के हिसाब से सॉर्टेड रखता है। यहाँ भी वही ट्रेड ऑफ है, ट्री मैप सॉर्टिंग देता है, पर हैश मैप जितनी तेजी नहीं। और इसमें ऐसी कुंजियां चाहिए जिनकी आपस में तुलना हो सके। अच्छा, अब वापस उस अक्षर गिनने वाली पहेली पर आते हैं। अमोल उजागरे ने मैप से इसका हल बताया था। हाँ, उन्होंने एक प्रोग्राम दिखाया था जिसमें मैप कैरेक्टर इंटीजर का इस्तेमाल किया गया था। मतलब हर अक्षर कैरेक्टर कुंजी बन गया और उसकी गिनती इंटीजर उसका मान। तो ये काम कैसे करता है? लूप में हर अक्षर के लिए चेक करना पड़ता होगा कि मैप में है या नहीं। हाँ, कर सकते हैं। पर एक और आसान तरीका है, गेट और डिफॉल्ट मेथड। ये बहुत काम का है। ये मेथड क्या करता है कि ये पहले देखता है कि दी गई कुंजी यानी अक्षर मैप में है या नहीं। अगर है तो उसका मौजूदा मान यानी गिनती लौटा देता है। अगर नहीं है तो एक डिफॉल्ट मान लौटाता है, जैसे इस केस में 0। अच्छा, तो हमें पहले से चेक नहीं करना पड़ता? नहीं, फिर जो भी मान मिला, पुराना या डिफॉल्ट 0, उसमें एक जोड़कर उसी कुंजी के साथ वापस मैप में डाल देते हैं, पुट मेथड से। वाह, ये तो काफी आसान बना देता है कोड को। बिल्कुल। इसके अलावा मैप में और भी कई उपयोगी मेथड्स हैं, जैसे पुट ऑल है, एक मैप को दूसरे में कॉपी करने के लिए। गेट है, कुंजी से मान निकालने के लिए। रिमूव है, एंट्री हटाने के लिए। और कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू भी होंगे जांचने के लिए। हाँ, वो भी हैं। साइज पता करने के लिए साइज, पूरा मैप खाली करने के लिए क्लियर। और अगर सिर्फ सारी कुंजियां चाहिए तो की सेट, सारे मान चाहिए तो वैल्यूज, और सारे कुंजी मान के जोड़े चाहिए तो एंट्री सेट। ये सब बहुत काम आते हैं। बहुत अच्छे।
तो इसके साथ जावा कलेक्शंस का ये हिस्सा सेट और मैप पूरा होता है। और याद दिला दूं, रिवीजन के लिए अगले सोमवार को ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, बस प्रैक्टिस के लिए। जी, अब आगे बढ़ते हैं सिलेनियम की तरफ। हाँ, सिलेनियम, ये क्या चीज़ है? ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल सुना है मैंने। हाँ, ये वेब एप्लीकेशंस मतलब वेबसाइट्स की टेस्टिंग को ऑटोमेट करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स मतलब मुफ्त है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके नाम के पीछे कोई कहानी भी थी शायद, मर्क्यूरी वाली। हाँ, मजेदार है। उस समय HP का एक पेड टेस्टिंग टूल था मर्क्यूरी। तो सिलेनियम के डेवलपर जेसन हगिन्स ने मजाक में कहा कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग का इलाज सिलेनियम सप्लीमेंट से होता है। ये एक तरह का कटाक्ष था कि हमारा मुफ्त टूल उनके पेड टूल का जवाब है। हाँ, दिलचस्प। अच्छा, एक बात जो अमोल उजागरे ने साफ की थी कि सिलेनियम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करें। एकदम सही कहा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिलेनियम कोई स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब पहले से लिखा हुआ कोड का एक बंडल, जिसे हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा या पाइथन के कोड में इस्तेमाल करते हैं। ये वेब ब्राउज़र से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ वेब एप्लीकेशंस के लिए है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए नहीं। डेस्कटॉप के लिए फिर क्या होता है? उसके लिए अक्सर API टेस्टिंग वगैरह होती है, जो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और करियर के लिहाज से नोट्स में था कि जावा के साथ सिलेनियम की डिमांड पाइथन से ज़्यादा है। हाँ, अमोल उजागरे ने ChatGPT से पूछकर ये कंफर्म भी किया था। मौजूदा जॉब मार्केट में सिलेनियम विद जावा की मांग वाकई सिलेनियम विद पाइथन से ज़्यादा दिखती है। तो जावा के साथ इसे सीखना अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अगर किसी को शुरू करना हो तो कैसे, इसे अपने प्रोजेक्ट में कैसे लाएं? क्योंकि ये लाइब्रेरी है, तो हमें इसकी JAR फाइलें डाउनलोड करनी होती हैं। JAR मतलब जावा आर्काइव। जावा आर्काइव, ये जिप फाइल जैसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल, एक जिप फाइल जिसमें बहुत सारी .class फाइलें होती हैं। ये वो कोड है जो सिलेनियम डेवलपर्स ने लिखा है। इन JAR फाइल्स को डाउनलोड करके अपने जावा प्रोजेक्ट में एक लिब फोल्डर बनाकर उसमें डालना होता है। और फिर प्रोजेक्ट को कैसे पता चलेगा कि ये फाइलें इस्तेमाल करनी है? उसके लिए हमें अपने IDE जैसे IntelliJ IDEA या Eclipse में प्रोजेक्ट का बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर करना होता है। हमें IDE को बताना होता है कि हमारी ज़रूरत की लाइब्रेरीज इस लिब फोल्डर में रखी हैं। अच्छा, मतलब जैसे वॉशिंग मशीन चलाने के लिए अंदर का मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत नहीं, बस बटन पता हो। बिल्कुल सही उदाहरण है। हमें सिर्फ सिलेनियम के दिए हुए मेथड्स को इस्तेमाल करना सीखना है। और पहला प्रोग्राम कैसा दिखता है? क्या बहुत मुश्किल होता है? नहीं, पहला प्रोग्राम काफ़ी सीधा हो सकता है। जैसे ब्राउज़र खोलने के लिए न्यू क्रोम ड्राइवर जैसा कुछ लिखना होता है। विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए driver.manage.window.maximize। आजकल तो ब्राउज़र ड्राइवर भी अलग से मैनेज नहीं करना पड़ता, ज़्यादातर केस में सिलेनियम खुद कर लेता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और ब्राउज़र खुलने के बाद हम उससे कुछ पूछ भी सकते हैं, जैसे पेज का टाइटल। हाँ, बिल्कुल। driver.getTitle से आपको पेज का टाइटल मिल जाएगा। driver.currentURL से आपको मौजूदा URL मिल जाएगा। और काम होने के बाद ब्राउज़र बंद कैसे करते हैं? दो मुख्य तरीके हैं। driver.close सिर्फ उस खास टैब या विंडो को बंद करता है जिसे सिलेनियम करंटली कंट्रोल कर रहा है, जबकि driver.quit ड्राइवर सेशन को पूरी तरह बंद कर देता है। मतलब उस ड्राइवर इंस्टेंस ने जितनी भी विंडोज खोली होंगी सब बंद हो जाएंगी। आमतौर पर आखिर में क्विट इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। ठीक है, क्लोज और क्विट का फर्क समझ गई। तो आज हमने जावा में सेट और मैप को समझा, कैसे वो डेटा को यूनिकली या की वैल्यू पेयर्स में रखते हैं, और कैसे हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट या हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप हमें स्पीड और ऑर्डर के भी चुनाव करने देते हैं। हाँ, और फिर हमने सिलेनियम ऑटोमेशन की दुनिया में कदम रखा। ये क्या है, क्यों है, और कैसे जावा प्रोजेक्ट में इसे सेटअप करके ब्राउज़र कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। जी, अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने बात की कि सिलेनियम ब्राउज़र खोल सकता है, URL पर जा सकता है, टाइटल पढ़ सकता है, पर असली काम तो वेब पेज के एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना है। बटन क्लिक करना, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना, ड्रॉप डाउन से चुनना। तो सोचिए, एक वेब पेज पर इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, बटन, लिंक, इमेज, टेक्स्ट फील्ड। सिलेनियम किसी खास एलिमेंट को, मान लीजिए लॉगिन बटन को, इतने सारे एलिमेंट्स के बीच में ढूंढता कैसे होगा? उसे कैसे पता चलता होगा कि यही वो बटन है जिस पर क्लिक करना है? इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। एलिमेंट्स को लोकेट करना, इस पे विचार करना होगा। बिल्कुल।
चलिए आज के लिए इतना ही।